आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार दिलीप सेन से एक मुलाकात। इनसे बातचीत की है विजय अकेला ने। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का पहला भाग। विविध भारती के तमाम सुनने वालों को विजय अकेला प्रणाम करता है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है एक नायाब संगीतकार जोड़ी, दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन साहब, और खासे जोशो खरोश में दिख रहे हैं। आइए अपनी इस बात की तस्दीक स्वयं दिलीप साहब से करवा लेते हैं और उनसे पूछते हैं, जनाब स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, कैसे हैं आप? पहले तो सबको नमस्कार। विविध भारती रेडियो जो भी सुनते हैं, मैं ये कहूंगा कि भाई जब मैं आप लोगों के यहाँ आता तो मुझे मेरा बचपन याद आता है। अरे वाह। कि हम कलाकारों को नहीं, मतलब पूरी दुनिया को अगर कोई नजदीक से दिलों से जोड़ता है तो वो है विविध भारती। और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को उसके पास आके। आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और बुलाया। नमस्कार। तो मैं ये कहूंगा कि हम लोग बड़े इसलिए भाग्यशाली रहे कि हमें जिन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, यानी हमारे हिंदुस्तान के बेजोड़ शायर जावेद अख्तर साहब ने ये गाना लिखा था जी। और जाहिर सी बात है कि जब जावेद साहब जब कोई चीज लिखते हैं तो आधी धुन तो वो खुद ही बना के ले आते हैं, मतलब गानों में उनकी लेखनी में अपने आप धुन होती है। तब जाके ये बहुत सॉफ्ट गाना बना। एक बबलू पच्चीसिया जी जिन्होंने ये फिल्म को प्रोड्यूस की थी, राहुल रवेल साहब, एच.एस. रवेल साहब के बेटे साहब, जिनकी हम फिल्म में देख के ये महसूस करते थे कि कभी इनके साथ काम करें। क्या बात है। और जो इस फिल्म में हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही कि जिन्होंने हिंदुस्तान को ऐसे ऐसे फनकार दिए, यानी अमिताभ बच्चन दीजिए और भी कई ऐसे कलाकार दिए। जी दिलीप सेन साहब, ये बताइए कि हम जरा 32 साल पहले जाते हैं, जब आपकी पहली फिल्म सूरमा भोपाली आई थी। जी। उसमें कई शायर थे और एक शायर उसमें जानिसार अख्तर साहब भी थे। जी हाँ। दोनों अख्तरों के काम करने का अंदाज कैसा था और क्या फर्क पाया आपने? देखिए, असद भोपाली साहब जी और जानिसार अख्तर साहब जो भी हैं, जी, मैं ये कहूंगा कि बस ये एक दुआ है, जो लोग उनके साथ या उनके सामने खड़े रहे, हमें तो मौका मिला उनके साथ काम करने का। जी। भोपाली साहब ने ये फिल्म मुझे दिलाई थी और जानिसार अख्तर साहब ने पहले ये गाना रिकॉर्ड कर चुके थे, मखमल हो या टाट का पर्दा, वाह। और रफी साहब ने ये गाया था। इसका क्रेडिट मैं ज्यादातर के जगदीप साहब को इसलिए दूंगा कि उस परिवार ने हकीकत में मुझे संगीतकार बनाने में उनका काफी योगदान, और ये नहीं बल्कि पूरा सहयोग उनका कह सकता हूँ, क्योंकि 5 साल मैं उनके साथ रहा, जगदीप साहब के साथ। जी। तो उन्होंने मेरे कैरियर को ही निखारा, नहीं मेरे संगीत को भी निखारा कि फिल्म का संगीत कैसे होता है, वो मैंने जगदीप साहब से सीखा। तो असद भोपाली साहब के साथ मेरी वाबस्ता इसलिए क्योंकि असद साहब के साथ ये पूरी फिल्म की मैंने, मैं हूँ सुरमा भोपाली, और जानिसार अख्तर साहब के साथ बस ये मौका एक मिला हमें। भोपाली साहब की मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि वो जब कोई गाना लिखते थे, अगर उनको सिचुएशन दे दो तो वो सिचुएशन को ऐसा पकड़ते थे कि जिसमें मतलब जो आप डायरेक्टर सोच रहा है वो पूरी उसमें एक चित्रकारी कर देते थे। तो जैसे उसमें एक गाना था हमारा, मैं हूँ सुरमा भोपाल जी, हम उसी पे आते हैं। जी। तो मैं आपको नहीं, मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि हमारी पहली फिल्म एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, और इतने बड़े जगदीप साहब जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, काम करने का मौका मिला। तो आप यकीन मानिए कि अगर आप उस गाने को अगर सुना है, अपने लोगों ने सुना भी, जी बिल्कुल, सबने सुना है, सराहा भी और उसको चाहा भी। उस गाने की खास ये बात थी कि मुखड़ा एक ही लाइन का है, यानी 2 लाइन का मुखड़ा। तो मैं हूँ सुरमा भोपाली जी, मैं ना रहूं भोपाल में तो शहर लगे खाली, ये मुखड़ा हो गया। मगर जब अंतरा आया तो पूरे भोपाल का व्याख्यान करना और उसकी पूरी, नहीं मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई तो मैंने कहा चाचा, एक तो मुखड़ा आपने 2 लाइन का दे दिया, इसमें ना क्रॉस है ना कुछ है जी, क्योंकि हम लोगों की एक आदत होती है ना कि हम लोग मुखड़ा बनाते हैं, फिर क्रॉस आती है, फिर मुखड़ा। तो मैंने बोला कुछ नहीं, अंतरे में आपने 12-15 लाइन 18 लाइन दे दी, करूं क्या? बोले देख तू संगीतकार है जान। तो आप यकीन मानिएगा इसमें मेरी मदद की जगदीप साहब ने जी। कुछ मेरे परिवार का भी मैं कहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने संगीत को सीखा ही नहीं, संगीत को पूजा है। तो मेरा परिवार मतलब सदियों से खिदमत करता आया संगीत की, तो जाहिर सी बात है कुछ अंश थे हमारे में। तो ऐसे परिवार को याद करके जब मैंने बताया तो उनका मैं मतलब, ये मेरा भोपाल है जो प्यार से माला माल है, बेरागढ़ से टीटी नगर तक जो है यहाँ खुशहाल है, कमलापति रानी का महल है बीच में दोनों तालों के, ऐसे मेरी नाक है प्यारे बीच में दोनों गालों के, मेरी शान अनोखी सबसे मेरी अदा है निराली, मैं हूँ सुरमा भोपाली। आपको सब याद है? नहीं तो मैं ये कहूँ वो इसलिए याद है क्योंकि वो शुरुआती दौर का एक कैरियर की जो सीख होती है, जिसको हम कहते हैं कि हमको सीखने का जो मौका मिला, तो वो तरीका अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुनाना चाहूंगा आपको कि उसका अंतरा कैसे बना। पहले मैं मुखड़ा गा रहा हूँ, मैं हूँ सूरमा भोपाली, मियाँ खां सूरमा भोपाली, मैं ना रहूं भोपाल में तो शहर लगे है खाली, मैं हूँ सूरमा भोपाली, मियाँ खां सूरमा भोपाली। जब अंतरा आया, अंतरा में पढ़ने लगा तो मैं घबरा गया। मैं बोला चाचा तुम तो यार मेरा इम्तिहान ले रहे हो कि बेटे यही इम्तिहान नहीं है, असली संगीतकार का यहाँ पता चलता है। तो हमने अपने वालिद साहब का अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू हो गए कि ये मेरा भोपाल
बाल है, जो प्यार से माला माल है, बेरागढ़ से टीटी नगर तक जो है यहाँ खुशहाल है। ये मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजुम साजिद देख कर जो भी देखे बिड़ला मंदिर, चमक उठे उसकी नजर। कमलापति रानी का महल है, बीच में दोनों तालों के, ऐसे मेरी नाक है प्यारे, बीच में दोनों गालों के। मेरी शान अनोखी सबसे, मेरी शान अनोखी सबसे, मेरी अदा है निराली। कैसा लगता है बीते दिनों में जाना, ये कि सूरमा भोपाली का वो आपकी पहली फिल्म थी समीर सेन साहब के साथ। पहले तो ये बताइए कि समीर सेन साहब कैसे हैं? बहुत अच्छा है। और वैसे मैं पहले आपको बता दूं, शायद कईयों को पता है, कईयों को नहीं भी पता होगा जी। हम दोनों सगे चाचा भतीजे हैं। जी हाँ, जी मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी के लड़के हैं। वो मेरे परिवार में हम 6 भाई थे जी। शंभू सेन जी, मदन सेन जी, तान सेन जी, इंद्र सेन जी, निहाल सेन और मैं छठा दिलीप सेन। तो शंभू जी के लड़के हैं समीर साहब, हम चाचा भतीजे हैं। और आपको ये सुन के बड़ी अच्छा लगेगा कि अभी चौथी जनरेशन में मेरा पोता यानी सोहेल जी का बेटा जी, वो भी बहुत बड़ा संगीतकार है। आज उसका अल्लाह के करम से, ऊपर वाले की कृपा से, महादेव की कृपा से, मतलब आज वो गाना उसका काफी चल, म्यूजिक तो काफी सभी चला, बहुत बाला बाला जो उसका गाना है काफी हिट है, बहुत चल रहा है। तो समीर जी अभी अपने बेटे के साथ लगे हुए हैं। अच्छी बात है। बाकी रिश्ते जो हमारे हैं चाचा भतीजे के वो वैसे ही हैं। और कई फिल्मों में हमारे नाम, अभी भी हम जो काम पिक्चरें की हुई है या जो अभी कर रहे हैं, जहाँ कहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर का मिजाज मिल जाता है कि भाई दोनों चाहिए, तो हम दोनों साथ में भी आ जाते हैं। एक बात बताइए, क्या ये जो भतीजे साहब हैं वो चाचा जी से उम्र में बड़े हैं? हाँ, 1.5 साल बड़ा है मुझसे। ओहो बड़ा मजेदार है ये तो। ये जोड़ी बड़ी अच्छी है। तो जो हम अगला गीत अब प्ले कर रहे हैं वो आपकी एक बहुत खूबसूरत फिल्म मेहरबान का है और बहुत ही नायाब सा गीत है। रानी मलिक ने लिखा है, आप समझ रहे हैं, तो हम प्ले करें पहले उसको? नहीं, मैं पहले उसके लिए कुछ सुनाना चाहूंगा। जरूर। क्योंकि देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि संगीतकार बनता कैसे। जो आज के बच्चे सोचते हैं कि हमने ये गाना उठा लिया इंटरनेट से या थोड़ा सा गिटार प्ले कर ली, ऊपर नीचे गाने लग गए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गाना बना कैसे। पहले तो मैं इस गाने की कहानी सुनाऊंगा। वैसे मैं अक्सर कहीं ना कहीं बोलते रहता हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है। हुआ यूं कि जब मैं ये पिक्चर कर रहा था मेहरबान, तो ये टीना फिल्म प्रोडक्शन की थी और के रविशंकर साहब जो बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, बिल्कुल, और उन्होंने जो फिल्में दी, जो म्यूजिक लिया, कमाल का म्यूजिक। तो उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि के रविशंकर साहब के साथ काम करना। तो फिर हम उम्र थे हम लोग, तो रवि साहब को मैंने जब पहले एक स्वागरात का हमारा गाना जाता, बोल गोरी बोल जरा इतनी सी बात, चूड़ियां खनकती है क्यों सारी रात, ये गाना जब खत्म होता है नाइट में, इन द मॉर्निंग में मुश्किल से 4 सेकंड या 5 सेकंड का गैप होगा, इतने में दूसरा गाना और आ जाता है। उस जमाने में क्या होता था कि गाने के ऊपर गाना पब्लिक क्या उठ जाती थी, उम जाती थी कि नहीं यार क्या हो रहा है ये गाना। तो मैंने बोला सर वो गाने का लुत्फ अभी तक लिया नहीं लोगों ने, वो लेके जरा खुश हुए, अब तक वो हजम भी नहीं किया, उससे पहले आप दूसरा गाना डालोगे तो ऐसा ना हो दोनों गाने किसी को समझ में ना आए जी। बोला नहीं सर मेरी सिचुएशन है, ये मैं हटा नहीं सकता। तो मैं भी धर्म संकट में आ गया। मैं बोला डायरेक्टर, इतने बड़े डायरेक्टर साहब हैं रवि जी, तो उनके सामने ज्यादा बहस नहीं कर सकते थे। तो मैंने बोला अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर पुराने कोई संगीतकारों का अगर गाना यहाँ होता तो आप कौन सा गाना इस्तेमाल करते? तो उन्होंने कहा कि अगर आपने जीवन मृत्यु एक फिल्म देखी है। मैं बोला हाँ जी देखिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बोला हाँ, उनका एक गाना था, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। मैं बोला सर ये तो अपने आप में बहुत बड़ा गाना था। बोले ये अगर गाना आज मुझे मिल जाए तो मैं इस सिचुएशन में फिट है। तो मैंने कहा ठीक है सर, हमको 1 दिन का या 2 दिन का मौका दीजिए, हम आपको सुनाते। फिर रानी मलिक जी थी, तो रानी जी दिल्ली से आती थी, तो वो यहाँ नहीं रहती थी, तो वो आई हुई थी। तो मैंने बोला रानी जी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मैंने इसमें सितारे, चांद, जमीन, ये आसमान, इनके सबके जिक्र होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर को लूप लगा हुआ है। अगर हम और कुछ देंगे तो शायद नहीं ले। तो उन्होंने बोला दिलीप भाई ये मुखड़ा सुनो, क्योंकि रवि जी के साथ वो बैठी हुई थी, तो उन्होंने सुन रखा था कि ये सिचुएशन आनी है, तो उन्होंने अपनी तरफ से लिखा, बोला ये मुखड़ा देखिए। तो सर जब ये मुखड़ा मेरे पास आया तो वो इस तरह, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते, झिलमिल सितारों का। तो हमने क्या किया कि उसी गाने को सुनकर, उसी बहर को सुनकर फिर हमने ये नया गाना बनाया जी, जो कि सोनू निगम जी ने बहुत ही प्यारा गाया, बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ कि आप यकीन मानिएगा मेरे कुछ गाने तो ऐसे हैं, चाहे ओले ओले अपनी जगह है जी, जो सैफ अली जी का था, बिल्कुल, पर ये गाना मुझे एक अलग पहचान दिलाता है। सच है, बिल्कुल सच है। और दिलीप सेन साहब ये बताइए कि समीर सेन साहब तो फिर भी म्यूजिशियन थे, मगर आप तो उन दिनों जोड़ी बनाने से पहले डांस मास्टर थे, तो कैसे फिर जोड़ी बनाई आपने और फिल्म म्यूजिक में आए? हम डांस मास्टर थे, समीर जी तो इंडस्ट्री में थे,
थे, पर आप ये भूल जाते हैं कि हम 4 पीढ़ियों से हैं। यानी मेरे पिताजी ऑलरेडी फिल्म लाइन में थे, बड़े भाई साहब फिल्म लाइन में थे, वो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। 1935 में मेरे पिताजी आए थे एज ए म्यूजिशियंस, फिर उसके बाद में 51 में उन्होंने शौकिया फिल्म से अपना कैरियर शुरू किया। बिल्कुल। तो डांस मास्टर तो मैं इसलिए क्योंकि मैं मुंबई आया था हीरो बनने के लिए। अब ये बेवकूफ़ी समझिए या बचपना समझिए जी, 70 के दशक में, वैसे मैं 60 के दशक में आ चुका था, मगर जब मैं थोड़ा पढ़ लिख के थोड़ा सा 15, 16, 17, 18 साल का हो गया, समझ 15 से 18 के बीच में रहा होगा, तो मैं आया, मैंने कहा जाके फिल्मों में काम करेंगे। मुझे लगा कि पिताजी हैं, भाई साहब हैं, तो हमें तो इजीली मिल जाएगा काम। उस दौर में क्या 65 पैसे की टिकट होती थी, तो जो फिल्म लगती थी देख लेते थे। तो वालदा ने सोचा ये राजस्थान में रहेगा तो गड़बड़ करेगा, इसको बॉम्बे भेज दो। बॉम्बे आ गया मैं, तो मैं पिताजी ने बोला बेटा एक काम कर, गाना बजाना तो ठीक नहीं है, तू और कुछ काम सीख ले, सिखाते। मैं वहाँ दिल नहीं लगता था। मेरे बड़े भाई साहब मदन सेन जी मरहूम, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने जब देखा कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो स्कूल चलाते थे, हमारी संगीत स्कूल चलती थी, तो संगीत विद्यालय, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक काम कर, तू संगीत के अंदर आ जा। तो मैं बोला मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, तो करूँ क्या? बोले तू आ जाया कर, साफ सफाई किया कर, बच्चों को 1 2 3 तो बोल ही सकता है। मैं बोला हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 आता है मुझे। वहां से मैंने कैरियर शुरू किया। मेरा कैरियर जब शुरू हुआ तो धीरे 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 आज मेरे कम से कम मुंबई शहर के अंदर 50,000 से ऊपर बच्चे होंगे, लड़के लड़कियां, जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, जिनमें कुछ IAS भी हैं, कुछ बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी हैं। तो मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने डांस मास्टर रहा, अमूमन हर स्कूल में मैं टीचर रहा। तो संगीतकार होने के नाते मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टर्न कैसे हुआ मैं जी। तो उस वक्त क्या होता था कि जब हम डांस के अलावा जब बैले करता था, मैं बैले नृत्य को कहते हैं नृत्य नाटिका। जी बिल्कुल। तो नृत्य नाटिका में ये होता था कि अगर मैं शकुंतला कर रहा हूँ या कृष्ण लीला कर रहा हूँ या शिव पुराण कर रहा हूँ या रामायण कर रहा हूँ, तो उसमें हमको पौना घंटे की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी खुद। कोई राइटर तो हमारे पास होता नहीं था, क्योंकि हमको पैसे उतने मिलते थे कि उसी में आपको गाने भी मैं ही लिखता था, स्क्रिप्ट भी मैं ही लिखता था, डायलॉग भी मैं लिखता था, म्यूजिक भी कंपोज मैं ही करता था, गाता भी मैं था, म्यूजिशियन भी हम लोग थे। वो इसलिए मजबूरी थी क्योंकि हमारे पास पैसा इतना स्कूल वाले देते नहीं थे। वहां से एक मतलब एक स्टाइल मेरे हाथ में आ गई थी कि कंपोजिशन कैसे करनी चाहिए। हर नृत्य नाटिका के अलग अलग म्यूजिक होते थे, तो वहां से एक आदत सी थी कि हाँ कोई गाना मैं कंपोज कर सकता हूँ। मगर प्रोफेशनली मैं नहीं था कि हाँ भाई फिल्म के लिए कैसा, क्योंकि फिल्म का एक अलग दायरा होता है। तो उस दौर में मैं अक्सर आके यहाँ बैठा करता था, तो एक फिल्म चल रही थी उस जमाने में, मेला, तो मेला के गाना बहुत पसंद था मुझे, रुत है मिलन की साथी मेरे यारे पंचम। उस गाने के हिसाब से फिर मैंने अपने पिक्चर में सुरमा भोवाली में वो गाना दिया, बादल सताए बिजली डराए, इस तरीके का गाना दिया। तो वहां से मैं मतलब वो था, तो एक था, तो मैंने समीर जी से कहा कि यार एक काम करते हैं, अब हीरो तो तुम लोग कोई बनने नहीं दोगे मुझे, क्यों ना हम संगीतकार बन जाएं। तब समीर जी ने कहा कि चाचा संगीतकार बनना इट इज नॉट जोक। और उस वक्त वाकई में क्या था कि जितने जो संगीतकार थे दिग्गज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन नौसाद साहब, R.D. बर्मन जी, खयाम साहब, मदन मोहन जी, कल्याण जी आनंद जी, इवन भप्पीदा उस वक्त आए हुए थे, राकेश रोशन जी आए हुए थे। अब उनके बीच में उषा खन्ना जी थी, तो इनके बीच में अपना एक दायरा बनाना इट इज नॉट जोक जी, बहुत मुश्किल। बोला बहुत मुश्किल है, ऐसे आप मत सोचिए कि घर का पानी पूरी नहीं है, दुकान पे जाके खा लिए ले लिए। तो मैं बोला यार करेंगे तो जरूर, धुने तो हम बनाते रहते थे। वहां से सिलसिला हुआ, तो मैंने कहा ना कि इसका क्रेडिट जो असद भोपाली साहब को जाता है, तो वो अक्सर जहां भी हमारी मीटिंग कभी कभी होती तो मुझे बोलते थे मैं तेरे को संगीतकार बनाता हूँ। और एक दिन अचानक उनके जहन में आया कि नहीं यार एक काम करो दिलीप, तू तैयार हो जा, कल तेरे को कहीं लेके जाता हूँ। तो मैं बोला ऐसे कहीं ले जाएंगे? मैं आया घर पे, बड़े भाई साहब को बोला कि मैं कहीं जा रहा हूँ एक सीटिंग में। तो बोला क्या करने जा रहा है? मैं बोला म्यूजिक डायरेक्टर बनने। तो हंसने लगे, बोला अच्छा अभी तो म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा डांस मास्टर से? बोला भाई साहब जब आप हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता? बोला हाँ क्यों नहीं बनेगा, जा समीर जा इसके साथ जा। हम आए ऐसे ही मजाक मजाक में, मगर इसका क्रेडिट जगदीप साहब को इसलिए जाता है कि उन्होंने देखा कि इनमें कुछ बात तो है। ये बात फैक्ट है कि देखिए सर, अगर आप कुछ करने पे आ जाएं तो कर ही लेते हैं, तो इंसान कर सकता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ आपके माध्यम से, विविध भारती के लोगों को सुना रहा हूँ जी, कि अगर आपका दृढ़ निश्चय है तो आपको कामयाबी जरूर मिलनी है, बशर्ते नेक नियत हो और सही तरीके से। दिलीप साहब बहुत अच्छी लग रही हैं आपकी बातें, और अब मैं आपको चौंकाने वाला हूं और प्ले करने वाला हूं एक सुप्रीम म्यूजिक कंपोजर का गीत जो लता मंगेशकर जी गा रही हैं और साथ में गा रही हैं प्रमोदिनी जी, और इस फिल्म का नाम है शौकिया। अगर आप इजाजत दें तो हम जमाल सेन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में ये गीत प्ले करें। हाँ, पहला गाना मेरे पिताजी की पहली फिल्म थी, और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि सिर्फ दिलीप सेन, समीर सेन ही नहीं, विविध भारती ने सेन परिवार को एक पहचान दी। और ये जो आप एक तरीके से मेरे की एक दुआओं की तरफ मेरे लिए होगा कि मेरे पिताजी का ये गाना आप कर रहे हैं। जहाँ तक दीदी की बात है, बहुत ही ये कमाल की बात रही है कि देखिए उन्होंने मेरे पिताजी के साथ, फिर बड़े भाई साहब के साथ, फिर हम चाचा भतीजे के साथ काम किया, और जो किया वो ऐसा किया कि उस वक्त भी पिताजी के वक्त भी वही आवाज थी, भाई साहब के वक्त भी और हमारे वक्त भी। तो ये समझिए उनकी उम्र में कभी एज नजर नहीं आई,
बिल्कुल। और जमाल सेन साहब के साथ भी असद भोपाली साहब ने गीत लिखे हैं जी। और आपके साथ भी लिखे हैं, तो ये भी एक बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन बहुत है। कुछ रहा है, इंडस्ट्री इसी को तो कहते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, छलिया एक पिक्चर बन रही थी, जी। जगदीश साहब बना रहे थे। ये बात मुझे जगदीश साहब खुद ने कही कि दिलीप, तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हारे पिताजी का बहुत बड़ा फैन था, जमाल साहब का, तो मैं उनके साथ एक फिल्म बनाना चाह रहा था। जब इनकी 2 पिक्चरें हिट हुई थी, भाभी और जिसमें उड़ी उड़ी रे पतंग चली रही है, 2 पिक्चरें थी। 2 पिक्चरों में ये हीरो थे जी, भाभी भाभी थी और एक और पिक्चर थी। तो उस वक्त इनका दौर काफी था, तो उन्होंने एक प्रोडक्शन शुरू किया था, तो पिक्चर का नाम था छलिया। तो वो अनाउंस होकर बंद हो गई थी। दोस्तों, मैं हूं आपका इस वक्त का रेडियो जॉकी, रेडियो प्रेजेंटर विजय अकेला, और हमारे सामने बैठे हुए हैं दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन साहब। दिलीप साहब, ये बताइए कि जमाल सेन साहब ने कई फिल्में की और बड़ी बड़ी फिल्में की, दायरा भी उनकी फिल्म थी, और भी बहुत सारी फिल्में की हैं, तो आपके पास कैसी मेमोरी है उनकी, हमें बताएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी जैसे, इसलिए नहीं कि मेरे पिताजी हैं तो मैं तारीफ करूं, क्योंकि हर बेटा अपने बाप की तो तारीफ करता ही है, मगर मेरे पिताजी हकीकत में एक अजूबा थे। उसका प्रमाण हम इसलिए नहीं बता सकते जितने लोगों ने उनको चाहा। आपको बता दूं कि वो सबसे पहले कलकत्ता में रेडियो स्टेशन पे एज ए सिंगर थे, पखावज और जलतरंग बजाते थे। और मतलब पिताजी रविंद्रनाथ टैगोर जी के यहाँ भी कुछ दिन काम किया। और ये बताते हुए मुझे गर्व होता है कि मेरे पिताजी ने सबसे पहले वंदे मातरम गाया था। 1923 में फिर वो चले गए लाहौर। अच्छा। लाहौर में उनकी पहचान हुई गुलाम हैदर साहब से। तो ये बताते हुए मुझे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब पिताजी का नाम ले लिया तो ये ढोलक, डफ और मटका और डेरू, जी, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंडस्ट्री में मेरे पिताजी ने इजाद किया। दिलीप सेन साहब, फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि 3-4 जो पीढ़ियां हैं वो आपकी फैमिली से भरी पड़ी हैं। जिस संगीतकार, मशहूर संगीतकार हों के जो अपनी पहचान बना रहे हों, वो संगीतकार हों, हर जगह कोई ना कोई आपकी फैमिली का, सीन फैमिली का एक गुणी सदस्य देखा जाता है। क्या वो तो है, क्योंकि देखिए क्या है कि मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ बच्चा रोता भी है तो सामने रोता है। तो अभी रही बात पिताजी की कर रहे हैं, तो पिताजी वहां से जब चले, कि पिताजी का जो आप बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस, तो मैं बताऊंगा आपको कि जब वो मुंबई आए तो गुलाम हैदर साहब एक फिल्म कर रहे थे जिसमें मधुबाला जी हीरोइन थी। और उस वक्त की मधुबाला जी नंबर 1 हीरोइन थी। मतलब जब ये पिताजी मेरे म्यूजिशियन थे, 1935 के दशक की बात जी, तो मतलब 47 के दरमियान की बात रही होगी। तो गुलाम हैदर साहब रिकॉर्डिंग कैंसिल किए जा रहे थे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो मधुबाला जी की वालदा ने पूछा कि भाई अपना गुलाम साहब, ऐसा क्या है कि आप रिकॉर्डिंग कैंसिल किए जा रहे हैं बार बार, जबकि आज का दौर तो ये है कि भाई इतनी रिहर्सलें होने के बाद में गाना रिकॉर्ड होना चाहिए, कमी है हम लोगों में तैयारी में। बोला नहीं कि मैडम जी ऐसा है कि मेरा साजिंदा नहीं आया। बोला कौन है? बोला जमाल भाई। तो उन्होंने बोला ऐसा कौन सा म्यूजिशियन है जिसकी वजह से आप गाना 3 दिन से नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं? बोला वो म्यूजिशियन नहीं है, वो सुरों का बिच्छू है। बोला ये क्या नाम हुआ, सुरों का बिच्छू? बोला ये सुनिएगा आप। तो पिताजी आए 3-4 दिन बाद। सबसे पहले रिकॉर्डिंग से पहले उनके यहाँ एक सीटिंग रख दी गई। तो मधुबाला जी और उनकी वालदा तो सोफे पे बैठी थे, पिताजी नीचे बाजा लेके, चाचा जी मेरे रूप से साथ में बैठे जी। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा क्या सुनाएगा, तो उन्होंने भैरवी शुरू की। 15 मिनट के बाद में पता चला दोनों माँ के बेटी के आंख में आंसू और दोनों जमीन पे बैठी हुई हैं। वाह वाह। पिताजी को हाथ जोड़ के बोला कि नहीं, हकीकत में गुलाम साहब ने जो आपको नाम दिया है स्वरों का बिच्छू, हकीकत में आप वो हो। तो आप जैसे बंदे के लिए तो इन्होंने 3 दिन क्या 3-4 दिन और भी रखते तो हम वेट करते हैं आपका। क्या बात तो है। ये जो बातें मेरे पिताजी की जो थी, मैं आपको एक बात बता दूं कि उन्होंने मुझे डिंगल पिंगल भाषा में कुछ चीजें सिखाई, जबकि हमारे यहाँ इतना एजुकेशन नहीं था। जैसे अगर आपकी इजाजत हो तो जो आज का रैप है जी प्लीज, वो हमारे जमाने के डिंगल पिंगल, हम छंद बोलते हैं उनको, बताइए ना। जैसे कि अब आजकल के बादशाह जी या हनी जी या जो भी रैपर जो जिसको आप गाते हैं, वो ये बोलते हैं कि बाहर का है। बाहर का कुछ नहीं, सब कुछ हिंदुस्तान का है, क्योंकि संगीत हिंदुस्तान के अलावा कहीं पैदा ही नहीं हुआ। तो मेरे पिताजी मतलब उस जमाने में मैं छोटा था तो मुझे सिखाया, जटा कटा है संबर में बरमन लिंप निर्जरी विलोल विच्चवल्लरी विराजमान मूर्धन धगत 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 लल्ला टपट टपाव के किशोर चंद्र से करे रति प्रतीक शलम में। ये तो शिव तांडव हो गया। फिर उन्होंने मुझे हनुमान तांडव सिखाया था, जो आज गाते हैं ना, जो कि हनुमंत की लपेट दल लंगूर की झपेट दल को तपेट चरपेट चाकर नान बजे न कचरा हो तो खटाखट गिरे सैन पटापट पटी पटी पार जा कभी कुह के लगा रखे जी लिकार पड़ी पेड़ पिल्ला काल कटे रखा सनिदान तो है तेज को कुमार करी को बेसुमार वीर लखन कुमार झुकी जा रही। अब इस पे आप कुछ भी, तूने मुझे जाना नहीं, मैंने तुझे जाना नहीं, बिल्कुल इस तरीके से जो है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पिताजी ने उस जमाने में संस्कृत के अलावा डिंगल पिंगल दोनों भाषाओं को सीखा उन्होंने। अवधि में उन्होंने काम किया, ब्रिज को रशिया में उन्होंने गाने दिए। तो कहने का मतलब है कि मेरे पिताजी एक संगीत का गुलदस्ता थे। जी, कितनी फिल्में की होंगी जमाल सेन साहब ने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर?
अंदाजा जो मैं अभी जो हम लोग पब्लिक में बोलते हैं, रंगीला भगवान दादा की थी, दायरा कमाल अमरोही साहब की थी, रंगीला उसके बाद अलबेला के बाद में उन्होंने रंगीला बनाई थी। जी हाँ, अमर शहीद नाम की। अमर शहीद तो वो ये हिंदुस्तान की पहली डब फिल्म थी मद्रास की। और क्या ये सच है या अफवाह है कि ये आप सेन साहब का जो फैमिली ट्री है वो तानसेन साहब से शुरू होती है? नहीं, हम परिवार एक नहीं है, उनके शागिर्दों में आते हैं। जी, लेकिन उनके शागिर्दों में तो आते हैं। शागिर्दों में आते हैं क्योंकि क्या है कि तानसेन जी तो उनका असली नाम राम रखा था। तानसेन जो उनको टाइटल दिया गया था अकबर ने दिया था। हिंदुस्तान जैसा शहर तो दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि हम तो हर जगह जाते रहते हैं। जो प्यार मोहब्बत खलूस जो हमारे यहाँ है, हर बिरंगी जैसे फूल गुलाब के हर कलर के, वैसे हमारे यहाँ मजहब है, हमारे यहाँ भाषा है। मैं इस मौजू पे एक शेर अपना कहना चाहूंगा इस वक्त कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सोची एक सियासत है, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मेरा नाम मोहब्बत है। वाह वाह। अब उसी पे मैंने एक गाना बनाया था, मेरे गीत तुम्हारे नाम, गीतों में प्यार का पैगाम, वाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको यारा मेरा प्रणाम, गीत संगीत मेरा धर्म है, गाँव तराने सुबह और शाम। बहुत खूब। वाह। आगे मैंने कहा है, जब ये दुनिया बनी थी आदम से पहले क्या था, जिसकी हुई थी रचना, कहते हैं वो नाद था। क्या नाद? यानी साउंड जी। ओम हरिओम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब ये दुनिया बनी थी आदम से पहले क्या था, जिसकी हुई थी रचना, कहते हैं वो नाद था, नाद से स्वर बना, स्वर से सरगम, सरगम से गीत बना, कह गए पंडित आलिम, हो कोई भी भाषा भाषी, चाहे हो किसी देश का वासी, हिंद वतन है हिंद का हूँ मैं, गाँव तराने हिंद के याद, मेरे गीत तुम्हारे नाम। तो सर ये मैंने आज से 25-30 साल पहले गाना लिखा था कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये गाना था मेरा, मेरी सांसों में तुम। देखिए इस गाने के अंदर 2 अंतरे हैं, अगर आपने सुना। हाँ बिल्कुल। तो इसमें दोनों अंतरे चेंज थे। तो जब मैंने सेकंड अंतरा किया तो आशा जी जब रियाज कर रहा था तो मेरी शक्ल देखने लगी, बोले क्यों किया आपने? तो मैंने कहा कि दीदी, अब हम दीदी बोलते हैं आज भी, मैं बोला दीदी ये एक कलाकार का अंदाज है। तो मैं थोड़ा डर गया कि शायद वो बोलेंगे कि इसको चेंज कर, जैसा पहला अंतरा वैसा ही सेकंड रख। तो बोले नहीं दिलीप, वाकई में मुझे खुशी इस बात की कि मैं, मेरे लिए तुम नए नहीं हो और तुम दोनों चाचा भतीजे बहुत अच्छा काम करते हो। मतलब उनका हमारे सर पे ऐसे हाथ रख देना बहुत बड़ी बात है। और आशा जी ने जितने अलग अलग स्टाइल के गाने गाए हैं जी, वैसे ही बड़ी दीदी का भी रहा है। तो मतलब ये समझिए कि दो इंसान की 2 आंखों की तरह दोनों बहने हैं। और एक तराजू के अंदर जो 2 पलड़े होते हैं, बिल्कुल संगीत के दोनों पलड़े ऐसे हैं कि दोनों पलड़ों को देखोगे तो दोनों अपने आप में परफेक्ट है, कि आप ये नहीं कह सकते कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। बिल्कुल तराजू की तरह दोनों बहने हैं और संगीत की गरिमा को रखा है इन्होंने, और संजो कर संवार कर। तो ये परिवार तो देखिए कि जब तक ये दुनिया रहेगी संगीत रहेगा, इन दोनों मंगेशकर परिवार का हमेशा नाम रहेगा। तो मैं तो ये कहूंगा, मैं आशा जी के साथ साथ आईना फिल्म का एक किस्सा आपको और सुनाना चाहता हूँ, जो मैं ही नहीं, हर म्यूजिक डायरेक्टर की एक ख्वाहिश होती है कि अगर वो फिल्म लाइन में आ रहा है और संगीतकार है, तो मैं समझता हूँ कि अगर उसने मंगेशकर परिवार के साथ काम नहीं किया तो वो अधूरा संगीतकार। सच है, सच है। ये मेरा अपना मानना है, मैं ये नहीं कहूंगा आज के लड़कों के लिए, क्योंकि जिस वक्त मैं आया उस वक्त दीदी ये तो उस वक्त भी फॉर्म में थी और आज भी फॉर्म में, आज भी है। हमारा पहला गाना दीदी का यशराज फिल्म में, यानी यश चोपड़ा बैनर मिलना भी बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, आपने तो 2 फिल्में की हैं। जी हाँ। तो हुआ यूं कि जब ये गाना हो रहा था, गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, तो आप यकीन मानिए मैं ये भूल गया कि मैं संगीतकार हूँ। मैं समीर सेन को एक ही बात बोली, यार मेरी फोटो खिंचा देना। वो बोले यार पागल हो गए तुम संगीतकार हैं, तो जाहिर सी बात है दीदी गाना गाने के बाद अपने साथ फोटो खिंचाएगी। मैं बोला नहीं, मेरी सोलो खिंचा देना, वो तुम ग्रुप में खिंचाओगे वो नहीं, मेरे को लोगों को बताना है कि देखो मैं दीदी के साथ हूँ। उस वक्त तो ये सब थे नहीं, क्योंकि फोटोग्राफर आके खींचता था। तो बोले एक शर्त है, तुम बोलोगे नहीं। हाँ। क्योंकि मेरे आदत थी कि मैं अक्सर टोकने की आदत रहती है। अच्छा, उनके सामने टॉक बैग में कोई आज तक कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर उनको टॉक बैग से नहीं बोल सकता, जो हमने सुना है जी। और जो भी म्यूजिक डायरेक्टर है वो अगर उनका दोबारा लेना है तो वहां जाके बोलते थे कि दीदी करेंगे। तो अब ये उन्होंने मुझे कोने पे बिठा दिया। अब गाना हो गया। अभी मेरे को एक ही कि भाई अगर मैं कुछ बोलूंगा तो नाराज नहीं हो जाए, मेरे को फोटो खिंचानी। गाना हो गया, फिर मैंने सबको हाथ जोड़ के मैं बोला अब तो जाऊं। बोला अब जा। तो दीदी अपने रूम में बैठी हुई, सिंगिंग रूम में बैठी हुई, अपना हेडफोन समेट रही थी। तो मैं बोला दीदी नमस्ते। बोला हाँ अच्छा हो गया।
अब रहा नहीं गया क्योंकि मेरे को घबराहट हो रही थी। मैं बोला दीदी एक जगह रह गई। लता मंगेशकर को आपकी इतनी हिम्मत के पहली फिल्म में आप ये बोलो कि एक जगह रह गई जी, तो भड़की तो नहीं वो, खाली यूं करके कैसे, मैंने तो सही गाया, क्या जगह रहेगी। मैं बोला दीदी आपने गाया सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा। बोला ऐसा ही तो है। मैं बोला ऐसा नहीं चाहिए। बोला मेरा जो कोरस आ रहा है वो एक बार अटक रहा है। बोला अच्छा कैसा है। मैं बोला सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा तक। मैं बोला ये मींड रह गई। अच्छा रहेगी तो पहले क्यों नहीं बोला तूने जब मैं गा रही थी तो, अब पूरा गाना गाना पड़ेगा। मैं बोला नहीं अब चलेगा, अभी चला लेंगे। बोला नहीं चला नहीं, अच्छी जगह है मैं गाऊंगी। मैं बोला नहीं दीदी अब दोबारा आपको गाना पड़ेगा। पहले ऐसा था सिस्टम, पेस्टिंग नहीं होती थी। जी जी बिल्कुल, पूरा आप गाना ही गाना पड़ेगा। एक जरा अगर लास्ट में भी मिस्टेक हो गई है तो भी शुरू से ही गाना पड़ेगा जी। मैं बोला दीदी वो तो करेंगे नहीं, वो तो मेरे पे भड़केंगे भी जाते। बोले कुछ नहीं तुम जा मैं बोलती हूँ। तो उन्होंने टैगोर दा को और समीर सेन को बोला एक बार मैं और गाऊंगी। बोले नहीं दीदी बहुत बढ़िया आ गया एकदम फर्स्ट क्लास, टेंशन नहीं है। बोला नहीं मैं गाऊंगी। मैं जैसे अंदर गया तो मुझे समीर सेन बोला कि क्या मंत्र फेंक के आए रहे हो। मैं बोला नहीं मैंने दीदी से रिक्वेस्ट की कि वो मींड रहेगी। तो वो सभी मेरे को गुस्से से देख रहे कि ये आदमी उनको तंग करने के आया। दीदी को क्रिकेट की बहुत शौक है, बहुत शौक है। तो दीदी अक्सर क्या है कि क्रिकेट की वजह से गाने उन्हीं के गाती थी कि भाई ये गाने का आके एक दो बार 4-5 गाने गा के फिर चली जाती थी जहाँ क्रिकेट होती थी। तो दीदी आई एक गाना गाने के लिए, वो ये था गोरी कलाई कलाई में कंगना हाय कंगना ने लिया तेरा नाम वो सजना। तो ये गाना गा दिया उन्होंने। मैं बोला नहीं दीदी खाना आ रहा है। अच्छा खाना आ रहा है तो ठीक है मैं बैठती हूँ। मैं बोला जब तक दीदी खाना आ रहा है, इसी में एक गाना जिसमें आपकी सिर्फ 3 लाइन है। उनका एक बड़ा स्टाइल था ऐसे चश्मा नीचे नाक की तरफ करके, लता मंगेशकर की 3 लाइन। ऐसा कौन सा गाना बनाया तूने, क्या बाकी गाने में मैं हूँ ही नहीं। मैं बोला नहीं दीदी गाना तो पूरा 3 सिंगर गा रहे हैं। बोला ऐसा कैसे गाना जिसमें मेरी 3 लाइन हो। तो 3 लाइन में कभी गाना कंप्लीट होता है। मैं बोला होता है दीदी जरा सुन लीजिए आप। मैं बोला लगी लगी है ये दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी, मैंने जो चाहा था मिल गई वो खुशी, लगी लगी है ये दिल की लगी ना समझो इसे दिल लगी। मैंने बोला दीदी ये मुखड़ा हो गया। तो वो भी गा दिया उन्होंने। तो बोला दीदी खाना आ रहा है, एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है। तो बोले क्या तूने धुन नहीं बनाई। नहीं मैं बोला नहीं दीदी धुन तो बनी है मगर आपका एक गाना था, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे जुमेरात को आधी रात को कहाँ वहीं। मैं बोला ये गाना आपने गाया था। बोला हाँ गाया था। बोले क्या इसका चोरी किया तूने। मैं बोला नहीं चोरी नहीं किया, ये पैटर्न का है। तो बोले कैसा है। तो मैं बोला दीदी ऐसा है, नाम क्या है प्यार का मारा, घर का पता दो दिल है तुम्हारा, क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार। तो कमाल की बात ये रही कि दीदी ने गाना सुना, फिर थोड़ी देर मेरा चेहरा देखा, मुस्कुराई, बोले ठीक है गाती हूँ। दमन सूद को बोलेंगे सूद साहब मेरी आवाज ठीक है तो ले लो। तीसरा गाना भी गा दिया। अब बात आई कि खाना अब 10-1 मिनट बाकी होगा। तो मैं बोला दीदी खाने में 10 मिनट बाकी है, खाली एक गाना सुन लो। बोला क्या तू मुझे 4 गाने गवाएगा। मैं बोला नहीं दीदी इसको गवाऊंगा नहीं, ये सिर्फ सुन इसलिए लीजिए क्योंकि मेरा बहुत प्रिय गाना है यार, इसको बहुत प्यार से हम लोगों ने कंपोज किया, इसमें हमें आपका पूरा, क्योंकि बोले मैंने बाकी गाने ठीक नहीं गाए। मैं बोला नहीं दीदी गाए, इस गाने में मैं चाहता हूँ कि ठहराव करके गाएंगे तो उस दिन आप एक ही गाना हमारा गाइएगा। बोला अच्छा ठीक है सुना। तो ये गाना ये था, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं, सुबह शाम जानम आई लव यू यू लव मी। तो आप यकीन मानिए उन्होंने एक बार बोला एक बार और सुना ना, 2 बार सुना। फिर दमन साहब को बोला कि दमन देख के अगर ये मेरी आवाज अच्छी आएगी तो रख लेना। अब आप ये सोचिए कि 30 साल पहले उन्होंने तनुजा जी के लिए गाया था, बिल्कुल 30 साल बाद उनकी बेटी काजोल के लिए गा रही है, तो डिफरेंट देखिए। मगर आप ये बोलिए कि 30 साल वक्त के उनकी माँ के वक्त भी वही वॉइस थी, काजोल के लिए भी, तो वो गाना जब उन्होंने गाया तो आप यकीन मानिए कि पहली मर्तबा इंडियन हिस्ट्री में, मतलब पूरी दुनिया में ये पहली मर्तबा हुआ है कि लता मंगेशकर जी ने एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का, एक ही फिल्म का, एक ही बैनर का, एक ही प्रोडक्शन हाउस का एक साथ में 4 गाने कभी नहीं गाए। तो दोस्तों ये थी मुलाकात संगीतकार दिलीप सेन से। इनसे बातचीत कर रहे थे विजय अकेला। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंदल और HR पाटले ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।